गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कक्षा 9 से संचयन पुस्तक का पाठ नंबर 1 जिसका शीर्षक है गिल्लू और लेखिका है महादेवी वर्मा, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 3 वीडियो आपको भेज दी हैं इसी पाठ की, आपने वो देख ली होंगी तो आपको समझ में आ भी गया होगा। तो आज हम पुस्तक में से ये पाठ पढ़ेंगे, तो आप बच्चे अपनी अपनी पुस्तक खोल के बैठे और उसमें से मैं भी पाठ पढ़ूंगी और आप जो है पढ़ोगे साथ साथ में और उसे समझोगे। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। किसे? लेखिका को। ये लेखिका महादेवी वर्मा बता रही हैं। ये शुरू में जो पंक्तियां दी हुई हैं, ये जैसे हम कहते हैं बैकग्राउंड चलती है वैसे वाला चल रहा है, ये पाठ वैसे है। उन्होंने देखा कि सोन जूही जो एक फूल यानी कि पौधा है, सोन जूही का फूल होता है, उस पर पीले रंग का फूल खिलता है। तो जब पीली कली देखी तो लेखिका को अनायास यानी अचानक से उस छोटे जीव का स्मरण हो आया, उस छोटे से जीव की याद आ गई। वो जीव कौन था? गिल्लू। गिल्लू यानी गिलहरी का बच्चा, क्योंकि महादेवी वर्मा पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करती थी और जिसे भी दुखी, जब भी किसी पक्षी को या पशु को यानी छोटे छोटे जो जानवर हैं उन्हें दुखी देखती थी तो उसे अपने घर ले आती थी और घर में आकर के उसे उनका नामकरण भी करती थी और बच्चों के जैसा उनका पालन पोषण करती थी। अब उस छोटे जीव का जब याद आ गई, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिप करके बैठ जाता था। सघन यानी घनी पत्तेदार जो होते हैं, हरितिमा हरियाली। जब वो पेड़ों से हम देखते हैं ना, पत्तों के बीच में से थोड़ी सी धूप आ जाती है तो ये उसकी छाया होती है जहाँ, तो उस छाया में वो छिप करके बैठ जाता था और मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। ऐसे ही लेखिका पास में जाती थी तो कूद करके उनके कंधे पर बैठ जाता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। उस समय लेखिका को ऐसा लगता था कि जो कली है, पीला फूल खिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आज जब खिली हुई कली को देखा तो लेखिका को उस छोटे से प्राणी की याद आ गई, यानी गिल्लू की याद आ गई। परंतु वह तो अभी सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर के मिल गया होगा, क्योंकि उसे वही समाधि दे दी गई थी। उसकी मृत्यु के बाद उसे सोन जूही के नीचे ही दबा दिया गया था। तब वो सोच रही है कि आज तो वो इसमें मिट्टी होकर के मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अब वो लग रहा है कि जो स्वर्णिम यानी स्वर्णिम होता है जैसे सोने जैसे दिखाई देने वाली, पीले रंग के है ना, तो पीले रंग का सोना भी होता है, तो वैसे चमकदार कली है। अब वो कह रही है कि क्या पता ये जो कली खिली है ये गिल्लू ही जो मेरे पास आया हो, उन्हें जन्म लेकर के ना, हम कहते हैं कि दोबारा जन्म हो गया होगा, तो ये जो गिल्लू ही मुझे चौंकाने के लिए कली के रूप में ऊपर आ गया हो, ये लेखिका सोच रही है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे के बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ-छुअल जैसा खेल खेल रहे थे। यानी देखा क्या, भी कमरे के से बरामदे में आई तो देखा 2 कौवे गमले के पास एक दूसरे को, जैसे कहते हैं छुआ-छुअल का खेल, एक दूसरे को खेलना चोंच से कौवे भी करते हैं ना, और वो खेल क्या रहे थे कि नीचे जो है गिलहरी का बच्चा था उसको मतलब चोंच से प्रहार कर रहे थे, उस पर ये कोशिश कर रहे थे। कभी एक कौवा करता, कभी दूसरा कौवा करता, दोनों आपस में भी ऐसे ऐसे कर रहे थे। यह काक भुशुंडी भी विचित्र पक्षी है, यानी ये कौवे भी एक बड़े विचित्र प्राणी हैं। एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित, यानी इन्हें एक साथ कभी तो समादरित कहा जाता है, कभी अनादरित कहा जाता है। तो समादरित कब कहा जाता है? श्राद्ध के दिनों में जब हम कौओं को खाना खिलाते हैं तब हम ये सोचते हैं कि ये खाना हमारे पूर्वजों तक पहुंच जाएगा, तभी भी उसका आदर किया जाता है। और दूसरा, जब वो कौवे आकर के, ये माना जाता है कि पुराने समय में कौवे आकर के हमारे प्रियजनों का संदेश हमारे तक पहुंचाते हैं, तब भी उन्हें समादरित माना जाता है। अब अनादरित यानी उनका अनादर कब किया जाता है? जब वो बैठ कर के दीवार पे बैठ के काम करते हैं तो उनकी कर्कश आवाज़ हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती और उसे अवमानना के अर्थ में लिया जाता है, यानी ये आवाज़ अच्छी नहीं है, तब वो जो है हमें अनादरित, तब उस समय उनको अनादरित प्राणी माना जाता है।
हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। ये बताया लेखिका के। नहीं, हमारे पूर्वज जो हैं ये नहीं कि वो गरुड़ के रूप में आ जाएं या मोर के या हंस के रूप में नहीं आ सकते। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही आना पड़ता है। यानी पितृपक्ष में श्राद्ध के दिनों में हमसे कुछ पाने के लिए कौआ बन के आना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी हम अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। यानी यही हमारे जो दूर रहने वाले हमारे प्रियजन हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उनके आने का संदेश भी इन्हीं के द्वारा हमें मिलता है। दूसरी ओर हम कौआ और काम काम करने को अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। यानी कि इसे हम जो है कहते हैं अच्छा नहीं मानते हैं। कई बार होता है कौआ बोल रहा है तो हम उससे उड़ा देते हैं कि भाग जाए, हमें वो आवाज़ भी अच्छी नहीं लगती है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। अब काक पुराण के, यानी ये सोच रही थी, काक पुराण समझते हो भाई, लेखिका सोच रही थी ना कौओं के बारे में कि कब तो इन्हें जो है समादरित माना जाता है, कब अनादरित माना जाता है। तो ये सोचते सोचते अचानक से एक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार के संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई थी। कि दीवार के साथ गमला पड़ा था और गमले और दीवार के बीच में वो एक छोटा सा जीव पड़ा था। जब उसे देखा तो वहाँ लेखिका उसे दृष्टि रुक गई, यानी उसे देखने लगी थी। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और कौए जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। यानी कौए अब उसे खाने की कोशिश कर रहे हैं। काक द्वयम, यानी दो कौए कि चोंचों के दो घाव उस लघु प्राणी के लिए बहुत थे। यानी वह अपनी चोंच से प्रहार कर देते ना, वो छोटा सा प्राणी तो वैसे ही मर जाता। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। निश्चेष्ट, कोई चेष्टा नहीं कर रहा था, बिना हिले डुले, तो गमले के साथ चिपटा पड़ा था। सबने कहा कौए की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। ये बताया लेखिका को, कहा अभी अब ये बचेगा नहीं, इसे पड़ा रहने दो। परंतु मन नहीं माना, उसे होले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछा, फिर पेंसिलिन का मरहम लगाया घावों पे। पर मरहम होता है ना, घाव पे लगा देते हैं, इससे घाव ठीक हो जाएगा। उसके बाद रुई की पतली बत्ती दूध में भिगो करके जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें जो थी वो नीचे ढुलक गई, यानी नीचे गिर गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। यानी इतना उपचार करने के बाद वो 3-4 दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया, और तब अपने नन्हे हाथों से लेखिका की उंगली को पकड़ रहा था, और उसकी जो आंखें होती हैं वो इधर उधर ऐसे देखता है। हमने यहाँ गिलहरियाँ तो बहुत देखी हैं, लेकिन उसको इतना करीब से नहीं देखा कि हमें पता चले कि उसकी आंखें कैसी हैं या वो कैसे हाथों से वो पकड़ता होगा, ऐसा नहीं देखा है हमने। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ। अब स्निग्ध मैंने क्या होता है, स्निग्ध मैंने होता है चिकना, चिकने चिकने रोए जो ऊपर आ जाते हैं ना रोए से, तो झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगे। विस्मित होता है आश्चर्यचकित करने लगी, यानी वो बहुत सुंदर हो गया। वो गिलहरी का जो बच्चा था वो बड़ा सुंदर दिखने लगा। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया, और इस प्रकार से हम उसे गिल्लू कह करके बुलाने लगे। यानी उसका नामकरण, जैसे व्यक्तियों का नामकरण किया जाता है, अब उसका भी हमने नाम रख दिया गिल्लू। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार में खिड़की पर लटका दिया। यानी एक टोकरी थी, उसमें रुई बिछा दी और खिड़की पे वो टोकरी टांग दी, उसमें वो गिल्लू रहने लगा। वही 2 वर्ष तक गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों से आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता रहता था। अब झूले में बैठा है, वो खुद ही हिला लेता था। उस टोकरी जो बैठेगा तो टोकरी ऐसे हिलती है, उसे झूले मिलते थे। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। समझदार भी बहुत था, कार्यकलाप जैसे जैसे वो काम करता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए उसकी बड़ी ही तेज इच्छा होती है। उसकी इच्छा ये होती थी कि लेखिका अपना काम क्यों कर रही है, लिखने बैठी है, वो मेरी तरफ देखे, ऐसा वो सोचता था गिल्लू। उसने फिर एक अच्छा सा उपाय खोज लिया।
तो क्या करता कि वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था। अब लेखिका का ध्यान अपने और आकर्षित करने के लिए वह बड़ी तेजी से पर्दे पे चढ़ जाता, फिर उतर जाता, फिर चढ़ जाता, फिर उतर जाता। अब जब बंदा काम कर रहा है तो बीच में थोड़ी सी ऐसे करने से डिस्टर्बेंस होती है ना, तो इसलिए वो क्या करता था, भी लेखिका का ध्यान मेरी ओर हो जाए, तब वो ऐसा करता था, पर्दे पर सर से ऊपर चढ़ जाता, फिर नीचे उतर जाता, और ऐसा तब तक करता रहता था जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती थी। अब ये देख कर के लेखिका उसे पकड़ लेती खड़ी होके, फिर क्या करती थी, उसे एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार से रख देती थी कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता था। लघुगात होता है छोटा शरीर, मतलब उसे इस तरह से कि लिफाफे में डाल दिया और उसका एक तो मुंह बाहर रहता था और 2 पंजे बाहर, बाकी उसको जो है लिफाफे के अंदर करके ऊपर से ऐसे कर देती, बांध देती और वहाँ लटका देती थी। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरे कार्यकलापों को देखता रहता था। यानी मैं जो काम करती थी, लेखिका जो काम करती थी लिखने का, वो ऐसे ही वो टंगा रहता था और इन कामों को देखता रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता था, और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसकी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता था। 2 पंजे उसके बाहर होते थे और वो जो है लिफाफे के अंदर होता था। जब वो काजू और बिस्किट दे देती थी तो उन पंजों से कुतर कुतर के वो खाना शुरू कर देता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी। नीम और चमेली की जो है स्मेल है, यानी गंध वो आने लगी कमरे में, और बाहर की जो गिलहरियाँ थी वो खिड़की के पास आकर के चिक चिक करके ना जाने क्या कहती थी। अब गिल्लू तो अंदर होता था, बाकी गिलहरियाँ जो बाहर थी वो खिड़की के पास आ जाती, चिक चिक की आवाज़ करते रहती थी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते हुए मुझे ऐसा लगा, यानी लेखिका बता रही है कि इसे भी बाहर जाना चाहिए और अन्य गिलहरियों के साथ खेलना चाहिए, क्योंकि बाहर से गिलहरियाँ चिक चिक करती थी, वो अंदर बैठ के देखता रहता था और उसकी इच्छा होती थी कि वो बाहर जाए। और तब लेखिका ने क्या किया कि कीले निकाल करके जाली का एक कोना खोल दिया। अब उसी कोने से गिल्लू जो बाहर जाता था, दूसरी गिलहरियों के साथ खेलता था, और फिर जो है वापस से उसी कोने में से, यानी वो जाली खुली हुई थी, वहीं से वापस वो अंदर आ जाता था। अब इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी, क्योंकि लेखिका के घर में बहुत से जानवर थे, बहुत से पक्षी थे, तो वो सभी एक साथ तो नहीं रह सकते ना। कई बार ऐसा, अब जब पाल लिए जाते हैं तो वो रहते रहते हैं, फिर नहीं एक दूसरे को खाते, वैसे सभी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। अब कुत्ते हैं, बिल्ली है, कुत्ता बिल्ली को नहीं छोड़ता तो बिल्ली गिलहरी को कहाँ छोड़ती, फिर इसलिए वो सारे पक्षियों से बचाना मुश्किल ही था। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद रहता था। अब कमरा बंद क्यों रखती थी, क्योंकि उसके अंदर बहुत से कागज पत्र वगैरह पड़े होते थे लेखिका के, तो इसलिए वो बंद करके जाती थी। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया, मैंने अंदर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। ये जानवर ऐसा करते हैं ना, जिनके घर में कुत्ता पाला हुआ आपने देखा होगा, बाहर से जब कोई आता है, जिनके घर में है, यानी मालिक जब बाहर से आता है और कोई आएगा तो वो भौंकने लग जाता है। मालिक आता है तो वो पैरों के ऊपर ऐसे ऐसे, और कभी तो पैरों के नीचे लोटपोट होने लगता है, कभी पैरों को ऐसे पकड़ करके ऊपर खड़ा हो जाता है, ऐसे करते हैं ना। तो इसी तरह से जो है गिल्लू करता था। अब तब से, और ये कहते हैं कि ये जो क्रम था, यानी ये काम रोज ही करता था। जैसे ही लेखिका आती थी बाहर से तो गिल्लू जो है ऐसा ही करता था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राहत से बाहर चला गया और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता, और ठीक 4 बजे खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता था। बस नेता भी बन गया था, क्योंकि वो पाला हुआ था ना, बाकी गिलहरियाँ तो बाहर थी और वो जो है घर के अंदर रहता था, इसलिए वो नेता बन के रहता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता था। अब जैसे बच्चे जो खेल खेलते हैं ना, छिप जाते हैं, तो मम्मियाँ जो पीछे पीछे आवाज़ें लगा के घूमती हैं, उसे ढूंढती हैं, तो बच्चों को अच्छा लगता है। तो इसी तरह से वो करने लगा था। कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में ऐसे छिप के वो बैठ जाता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं,
और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को भी मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई थी, ऐसा मुझे स्मरण है। गिल्लू इनमें अपवाद था। अपवाद क्या होता है? यानी कायदे कानून नहीं मानना। और कोई भी प्राणी लेखिका के साथ बैठ कर के खाना नहीं खा सकता था, लेकिन गिल्लू जो है ऐसा नहीं था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। यानी कि थाली में जो खाने की थाली रखी है उसे मैं बैठ के खा लूँ। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल का दाना उठा करके बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य पदार्थ था, काजू बहुत पसंद करता था। और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना ही बंद कर देता था और या फिर ले लेता तो झूले से नीचे फेंक देता था, भी मुझे काजू नहीं दिए गए हैं, इसलिए वो बाकी चीज़ें खानी बंद कर देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। यानी लेखिका का एक्सीडेंट हो गया और इसलिए अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता था तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे व्यक्ति को देखता तो तेजी से अपने घोंसले में जाकर के बैठ जाता था। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने देखा झूले की सफाई की तो उसमें सारे काजू ही भरे हुए मिले थे। यानी उसने काजू खाए नहीं थे, क्योंकि लेखिका घर पे नहीं थी, वो हॉस्पिटल में थी, तो इसलिए कोई दूसरा पीछे से आके उसे काजू देता था तो वो खाता नहीं था। अब जिससे पता चलता है कि उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खा रहा था, क्योंकि वो भी परेशान था, लेखिका उसे दिख नहीं रही थी। मेरी अस्वस्थता में मैं तकिए पर सिरहाने बैठ कर के अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतना होले होले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। परिचारिका क्या होता है? सेविका। यानी जैसे एक सेविका बैठ करके सेवा करती है ना, बालों को सहलाती रहती है धीरे धीरे से, तो वो भी ऐसे ही बैठ जाता था सिरहाने पर और लेखिका के बालों को धीरे धीरे सहलाता रहता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना तो बाहर जाता था और ना ही अपने झूले में बैठता था। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक नया ही उपाय खोज लिया था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था और इस प्रकार से समीप भी रहता था और ठंडक में भी रहता था। अब सुराही में पानी होता तो ठंडा ही होगा, तो उस पर बैठ जाता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष की होती है, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं जीते हैं, 2 वर्ष तक ही जीते हैं। इसलिए गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात के अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया, यानी लेखिका के पास आ गया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़ करके हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। जब बचपन में वो मरने की स्थिति में था ना, कौवे उसे चोंच से उस पर प्रहार कर रहे थे, तब लेखिका की उंगली उसने जैसे पकड़ी थी, आज भी उसने वैसे ही उंगली को पकड़ लिया। अब पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। उष्णता मतलब गर्मी, कि हीटर जलाकर उसे गर्मी प्रदान की जाए, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। प्रभात यानी सुबह, प्रथम किरण, जैसे ही सुबह हुई सूर्य की पहली किरण निकली तब उसकी मृत्यु हो गई, यानी किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई। जो जाली खोली थी ना जिसमें से वो बाहर निकल के जाता था, अब वापस से वो कीले लगा करके बंद कर दी गई। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे ही गिल्लू को समाधि दे दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। वहाँ समाधि क्यों दी गई थी? क्योंकि वह उससे बहुत प्रेम करता था, और इसलिए भी कि उस लघु गाथ का किसी बसंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता था, और इसलिए भी उसे वहाँ समाधि दी थी। लेखिका को ऐसा लगता था कि ये कली के रूप में मुझसे मिलने के लिए आता रहेगा। जब भी कली खिलती है तो लेखिका को यही आभास होता है कि ये गिल्लू ही है। तो बच्चों, आपको
ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसे एक बार यदि और पढ़ लोगे ना अच्छी तरह से, तो ऐसा नहीं होगा कि आप जो कोई प्रश्न गलत कर दोगे, क्योंकि छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उसमें से फिर कोई भी आप गलत नहीं करोगे, सभी उत्तर आपके ठीक रहेंगे। इसको एक बार ध्यान से वीडियो देख भी लेना और ये लेसन पढ़ भी लेना। थैंक यू।